अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी देखने वालों को नियो न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद उल फितर है, छोटी ईद है। रमज़ान मुबारक के महीने के बाद इनाम के तौर पे ये दिन हमें दिया जाता है और इसको जहाँ सेलिब्रेट करना होता है वहीं पर जो स्पिरिट है रमज़ान की और उसके बाद इस सेलिब्रेशन के दिन की, उसको भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रमज़ान की स्पिरिट जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुर्बानी, सब्र, पेशेंस, शेयरिंग, जो हमारी सोसाइटी में ऐसे तबकात हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें उनको हमारी तरह से मैसर नहीं है, तो उनके पेन को फील करना, उनके साथ शेयर करना, उसका कॉन्सेप्ट है जो रमज़ान हमें सिखाता है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इनाम के तौर पे ये दिन हमें दिया जाता है। तो आज का दिन त्यौहार का दिन है, अपनों के साथ, प्यारों के साथ, दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब के साथ मिल के बैठने का दिन है। तो उसको सेलिब्रेट उसी तरह से करना चाहिए। और जहाँ पर हम फैमिलीज से मिलते हैं, हम यहाँ जब वर्क प्लेस पर आते हैं, हम हमेशा यही बात करते हैं कि जिन लोगों के साथ हम रोज़ बात करते हैं इस मुल्क की सियासत पर, दीगर माशी मसाइल के ऊपर, सोशल इशूज़ के ऊपर, तो ये भी हमारी फैमिली होते हैं। स्क्रीन हमारे साथ शेयर करते हैं, आप इनको हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं। तो आज का दिन हम कोशिश करते हैं कि इनको बुलाया जाए, थोड़ा सा इनसे इनके बारे में बात की जाए, ये जिन शोबों में हैं उनमें किस तरीके से आए वो भी जानने की कोशिश करें, अपनी ईद कैसे मनाते हैं थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करें। हट के बात की जाए पाकिस्तान के जो बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं जिन पर हम रूटीन में बात करते हैं। जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ करवा के तो उनके साथ आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। नहीं, आप अपनी ईद हमारे साथ शेयर करें, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखे हुए मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मौका दिया व्यूअर्स को ईद कहने का और आपकी मेहरबानी है। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है तंजीला मजहर मौजूद है, बहुत शुक्रिया तंजीला आपका, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, बहुत अच्छी लग रही है आप, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है। मुझे कहना पड़ेगा बहुत अच्छी लग रही है। देखो ना, ये तो करना पड़ता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट हंटिंग। अब हम दो खवातीन है प्रोग्राम में, ये तो हम करेंगे ना। वाकई दोनों जो ये तो होती खवातीन की, आप दोनों अच्छी लग रही हैं। मैं प्रॉम्प्ट कर रही थी कि बाकी मैं ये कहना कॉम्प्लीमेंट हंटिंग हो रही है। मैं कॉम्प्लीमेंट हंट खवातीन की है, मर्द वैसे सुबह तो ये आपको पहले कहना चाहिए था। आपने ऐसे तो माहौल बनाया तो हमने कहा ना, तो जरा तो मैंने इसे सोचा ना मैं तारीफ कर दूं। हम तो पहले से मैच फिक्स करके बैठे थे, मैंने कहा बाकी लोग जो है वो भी साथ शामिल हो जाए। कैसी गुजरती है ईद तंजीला आपकी? आपकी ईद बड़ी फास्ट पेस्ड है, वो मैंने देखा है आपका बेटा, इसलिए मुझे पता है, लेकिन व्यूअर्स को बताइए कैसी गुजरती है। मेरा ख्याल है हर उम्र और हर रिश्ते में आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपकी ईद और चीज़ों को महसूस करने का अंदाज बदलता रहता है। तो जब से बेटा है तो उसके इर्द गिर्द घूमती है और बस मियाँ और बेटे की प्यारी, उनके साथ मैचिंग और इन्हीं चीज़ों में ईद है। और फिर आपको पता है कि हम क्योंकि परदेसी हैं, गांव जाना होता है। मेरा ख्याल है कि वो बचपन से, बिकॉज आई वाज सेंट टू बोर्डिंग जब मैं बहुत 12 साल की थी, तब से हॉस्टल में हूँ। तो वो मतलब ये उम्र आ गई, कॉन्सेप्ट है ना कि जाना है, वो जो खुशी है ना गांव जाने की, वो नहीं तब्दील हुई। वो अभी भी मैं अक्सर आपकी फैमिली है ना वहाँ पर, वो अक्सर लोगों का नहीं, वहाँ पे फैमिली सेटअप नहीं रहता तो फिर एक्साइटमेंट नहीं होती आपको। यू लाइक गोइंग बैक टू योर फैमिली। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब अक्सर मैं ट्वीट्स भी करती हूँ ना इस हवाले से कि एक गाँव का रास्ता है जो कभी मुझे बोर नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ मैं कितनी बार आऊँ, होता ना आप कहते हैं यार अब इस रास्ते से, वो रास्ता हमेशा मुझे अच्छा लगता है, नया लगता है, हमेशा खुशी होती है। तो रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, और अगर रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स मिल जाएं, थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है। सो आपको पता ही है कि हम ईद डेज में देख रहे होते हैं कि ईद के दिनों में हम क्या करें, क्या नहीं। हमें छुट्टी वैसे बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, तो वो फिर हम उसी में और हम सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि अच्छी बात है, इन्होंने कह दिया ईद के बाद कुछ करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा जो भी करें अच्छा करें। वो मैं पूछूंगी कि वैसे नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि उनकी तरफ भी देख रहे होते हैं कि ईद के दिनों में मौका दे दें तो यू नो, मतलब अगर हैपनिंग जरा कम हो तो फिर हम रिलैक्स रहते हैं। लेकिन अगर हैपनिंग हो जाए जैसा मुल्क हमारा है तो फिर जाहिर आपको होता है कि यू माइट हैव टू गो बैक टू वर्क, और फिर आपके काम वाला जो है ना वो ऑन हो जाता है, वो मोड ऑन है, तो फिर आप कोई एंजॉय नहीं कर रहे होते। कैसा लग रहा है हुज़ैफ़ा आपको वजीर बनके? पहले तो ये बताएं, और ईद कैसी है, वजीर की ईद कैसी होती है, फर्क होती है कोई आम इंसान से? देखिए हम सियासी लोग हैं, पहले भी यानी जब से जर्नलिज्म छोड़ा पिछले 5-6 साल, आप तो हमारी बरादरी कहते हैं, वैसे आप जो है वो क्या बेवफाई करके चले गए दूसरी तरफ? तो बस 5-6 साल के दौरान जरा सियासत में आए तो ज़ाहिर हर ईद जो है सियासी डेरों पे गुजरती है, लोगों से मिलते मिलाते। लेकिन बतौर वज़ीर बन के मैं समझता हूँ कि ओहदा जो है एक आजमाइश होता है आपके लिए, और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। यानी मैं समझता हूँ कि झंडा डंडा और स्कॉट के लिए नहीं, इंसान को सोचना चाहिए कि ज़रा आप जिस वजारत में है उसको परफॉर्म करें, पब्लिक एक्सचेकर पे एक बोझ ना बने। एक हम गरीब मुल्क के शहरी हैं, तो 26-27 करोड़ लोग हैं, तो ज़रा आप पे एक IMF का लोन है, बाकी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर अगर आपको आपकी पार्टी ने सेलेक्ट किया और कोई मनसब दिया है, मैं समझता हूँ इस मनसब को जो है आप आवाम की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए और उस वजारत की प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल करें।
तो बाकी कोई समझे तो जिम्मेदारी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजमाइश है, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। ज़ाहिर है, बाकी फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा ज़रा जब आप एक ऑफिस बेरियर होते हैं, एक ज़ाहिर है आपका सोशल स्टेटस ज़रा चेंज हो जाता है, तो ज़ाहिर है उसी तरीके से ऑफिशियल डिग्निटरीज के साथ भी ज़रा इंटरेक्शन ईद तो सारा ईद फैमिली की तो नहीं रहती, नहीं रहती। हाँ, ज़ाहिर है फिर आप ज़ाहिर ईद के 3-4 दिन वाकई यानी आम रूटीन में तो फैमिली को आप फिर भी टाइम दे देते हैं, लेकिन यानी वजारत के बाद तो वो सारा आप ऑफिशियल नहीं तो वैसे सियासत में आने के बाद भी प्रॉब्ली आप मसरूफ हो जाते तो नाराजगी या गिला आता है घर से कि वक्त नहीं देते। मेरी बेगम बहुत अच्छी हैं, शी इज़ अ डॉक्टर और वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बेगम बहुत अच्छी है। बेगम देखा ना टीवी पे तो यही कहना आपने, और आप क्या कहते हैं? नहीं टीवी के बगैर भी यही कहेंगे। अच्छा टीवी के बगैर भी घर जाना पढ़े लिखे आदमी घर जाना ना भाई, और क्या कहेंगे आप? पिछले 1.5 डेकेड से जानती हैं तो मैं भी जानती हूं, ऐसे तो इसलिए आपको तो पता होना चाहिए ना। वो कहते हैं एक दाना चख के देख का पता चल जाता है। आपके सामने तो हमने सारा सफर तय किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक दूसरे के साथ साथ हम लोग प्रोग्राम से पहले भी बात करते हैं, हमने कहा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरा ख्याल है हम तीनों का यही है कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो बेगम आपकी बहुत अच्छी है, आगे बताएं प्रोग्रेस जो है ना देखी। मैं वैसे कह रहा हूँ, जो डॉक्टर थी, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अपना क्लिनिक जो है उसने एस्टैब्लिश किया। मैंने फैसला किया नहीं पहले जो है फैमिली लाइफ को जरा आगे बढ़ा लिया जाए। तो प्रोफेशनल कैरियर को शौहर के कहने पर कंप्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, और जो बेगम ये करे तो ज़ाहिर है फिर मुझे भी पब्लिकली एक्नॉलेज करना चाहिए, उसकी बड़ी कुर्बानी है। और मेरे साथ मैं समझता हूँ कि अगर उसकी सपोर्ट ना हो तो ना मैं सियासत कर सकता हूँ ना वजारत चला सकता हूँ। बिल्कुल, वर्किंग कपल्स का तो मेरे ख्याल है इसी तरह से कि आप एक दूसरे को सपोर्ट ना करें तो दोनों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है और अनप्लेजेंट सिचुएशन पे घर में क्रिएट होती है। सर आपकी ईद कैसे गुजरती है? आपकी बेगम भी बहुत अच्छी है। जी मेरी तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना सस भी नहीं जमी हो तक। मैं तो बैचलर आदमी हूँ जी। अच्छा, अकेले ईद मनाता हूँ। ओह अच्छा, ये तो आप देखिए ये खबर मिली है भाई, मुझे नहीं पता। ये मैं बेगम का जिक्र ना करता तो खबर ही ना मिलती हमें, ये तो हमें पता ही ना चलता। तो मेरी ईद तो फ्रॉम डे 1 जो है वो बचपन से लेकर अभी तक ये है कि पहले तो एफिलिएट करते थे अपने वालिदैन से, तो अब वो नहीं रहे, तो फिर रिश्ते नाते और फिर जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब बंदा पॉलिटिक्स में आता है तो फिर उसकी हर चीज़ ना चाहते हुए भी पॉलिटिसाइज हो जाती है। तो ईद में भी जाहिर है कि लाइक एवरी पॉलिटिकल वर्कर हमारी जो ईद भी होती है उस पर जाहिर है कि पॉलिटिक्स की छाप जो है वो पड़ती है। बंदा चाहता है कि ये ना हो, बट ये बाय डिफॉल्ट वोटर्स हैं वो मिलना चाहते हैं, वो आते हैं, फिर वो अच्छा बाद लोगों को एक्सेस जो है उस दिन मिल जाता है, मुलाकात उस दिन हो जाती है, तो वो फिर उस दिन का इंतजार भी करते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि चलो ये बात रह गई है तो ईद के दिन हो जाए। तो ना चाहते हुए भी एक पॉलिटिकल वर्कर जो है उसकी ईद भी मतलब वो पॉलिटिकल हो जाती है टू सम एक्सटेंट। एनी हाउ वो सब कहते हुए एक चीज़ जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि देखें ये रोज़े जो हैं आम इबादत अगर हम कहें तो ये इबादत एक ऐसी इबादत है जो इंसान में मलकूती सिफत पैदा करती है। इसमें जो फरिश्ते खाना पीना नहीं करते और अल्लाह की ज़ात भी जो है वो इससे पाक है, तो ये रोज़े रखने का जो अमल है ये इसके पीछे वो फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला हमें वो मलकूती सिफ़ात पैदा करने के और उनको एक्सपीरियंस करने का एक मौका दिया जाता है, और फिर उसमें दूसरे की भूख प्यास तकालीफ को रियलाइज़ कर, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक आप किसी चीज़ को देखें ना, एक्सपीरियंस ना करें, तो भले कोई कितने भी खूबसूरत अल्फाज में कोई किसी वाक़े को, किसी खुशी को, किसी गम को नरेट करे, लेकिन वो उस तरह आपके दिलो दिमाग पे उसका असर नहीं होता जिस तरह जिसमें आप पर्सनली थोड़ा भी अब उसे एक्सपीरियंस करें तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस हवाले से रमज़ान और उसके बाद ईद, और ईद में जो अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ जो हमारे माशरे के जो कमज़ोर तबक़ात हैं उनको अपने साथ शामिल रखें। ये बहुत एक बड़ा खूबसूरत और माशी तौर पे पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजरा है, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये इस तरह की चीज़ें जो है ये हैं ही इसीलिए हैं कि हमें डिस्पैरिटी जो है हम उसको अंडरस्टैंड करें और उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करें। तंजीला, ईद का दिन कैसे, मतलब एक तो तैयार होने का आपको शौक है, ये तो मुझे पता है, तो तैयारी तो आप करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं? आप किचन में भी जाती हैं, कुछ पकाने का भी शौक है? हम टीवी पे इतना तैयार रहते हैं ना, वो मजबूरी आपकी मजबूरी है वो, हाँ, कि हमें रिलैक्स होने का दिल करता है। ईद का दिन जो है वो मोस्टली रिलैक्स करने का दिल करता है, बट
वालिद साहब को क्योंकि मेरे बहुत शौक है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पर डालूंगा, ये टीवी वाली खातून है, इसने अपना ये हाल किया, तो वो फिर अब्बू की वजह से ना मैं मैं सबको दिखाऊंगा ये देखो ये। तो घर में फिर ये होता है मोस्टली गाँव में तो अम्मी के कपड़े पहने में ऐसे, तो वो कहते हैं कि तुम क्या बनी रहती हो, तो मैं तुम्हारे ना कुलीग्स को भेजता हूँ तुम्हारी तस्वीर बना। फिर अब्बू की वजह से जरा उनको बहुत शौक है और शुरू से बचपन से आई रिमेंबर वो बाहर थे तो सबसे ज्यादा मेरे लिए कपड़े और फ्रॉक्स वो फिर आना उन्होंने मुझे तैयार करना, तो वो उनके होता ना, तो वो उनकी वजह से वो पाकिस्तान आ गया, अब तो फिर उनकी वजह से मुझे तैयार होना पड़ता है। फिर जाहिर है सबको है कि मैं टीवी पे आती हूँ, गांव में आपको होता है फिर वो समझते हैं सेलिब्रिटी नजर आना पड़ता है, दिखना भाई यू हैव टू लुक द पार्ट, यू नो। अब मुझे लगता है कि हम शायद खुद भी अपनी एक पर्सनालिटी, आपकी एक इमेज बन जाता है ना, एक रूटीन है, तो उसके अलावा आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और कुकिंग का मुझे शौक है, मतलब कुछ सादी चीजें खिलाया तो आज तक कुछ नहीं, कितने साल पे 100 सालों से जानती हूँ मैं तुम्हें, 200 सालों के बाद मेरे घर में आपको कुछ खाने को मिलेगा। 100 नहीं 200 सालों से जानती हूँ मैं, खिलाया कुछ नहीं। 100 साल की आपको जद्दोजहद और करनी पड़ेगी। इस मर्तबा तो यशफीन की ये शिकायत दूर ही कर दी है ना। हाँ कुछ सारा खबर ही तो कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि चिकन कढ़ाई अच्छी, मेरा ख्याल है कि चिकन, देखिए अब वो डाउट में डाल रही है हमें कि कहना देंगे खिला दो। और आई मेक वेरी गुड पराठा। ठीक है तो फिर हम पराठा और चिकन कढ़ाई खाने चले, मेरा ख्याल है प्रोग्राम के बाद प्लीज। हाँ कम ओवर खिला दो, भाग तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हुज़ैफा आपको कुकिंग का शौक है? मुझे कुकिंग का होता है ना, इवेंट्स पे होता है, ईद वगैरह पे मर्द हज़रात भी घर के जो है बारबेक्यू करते हैं, खाना पकाते हैं। मैं हमेशा कुकिंग अपने लिए करता हूँ। हाँ। और जब कभी ताकि कोई किसी को पता ना चले कि मैं कैसा पकाता हूँ। नहीं ये अपने लिए आप क्यों करते हैं? क्या वो इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ। हाँ बता क्या? दूसरे के खाने के काबिल नहीं होती है, मैं कह रही हूँ ताकि किसी को पता ना चले। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कभी पार्टीज मौजूद हो या हुबारा बस्टर्ड वगैरह हो तो वो मुझे यकीन होता है कि कोई और कुक इसे अच्छा नहीं बना सकता। मैं समझता हूँ मुझसे अच्छी कुकिंग कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं वो जरा यूनिक एक बर्ड्स होते हैं, तो मैं कहता हूँ उनकी जरा एक्सपेंसिव चीज है, उसी मेरे ख्याल है इनमें से किसी एक का शिकार भी बने, आप खा लेते हैं पका के आप। बस हमारे इलाके में जरा सारे इलाके में बहुत ज्यादा है जरा शिकार वाकई बैन है, लेकिन लोग ले आते हैं मुजारे वगैरह, तोहफे तहफ और इस तरीके से। पार्टीज तो खैर हमारा बलोचिस्तान जो है वो बॉर्डर है हमारा, चूंकि डेरा गाजी खान का और रकनी बारखान से बहुत आते हैं, तो मैं वो उसकी कुकिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। उसके अलावा बाकी अंडा वगैरह भी फ्राई कर लेते हैं। तो अगली दफा दो एक्सट्रीम्स हैं। नहीं वही ना, एक अंडा फ्राई कर लेता हूँ, एक वो बना सोचिए पार्टीज बना लेता हूँ। ये वैसे अगली दफा आपके मज़ारे कब लेकर आ रहे हैं ताकि मैं लिख लूँ ना डायरी में। आपका और तंजीला का मैं दावत करता हूँ और हम आपको अपने मिनिस्टर क्ले वाला घर हमारा फर्निश हो जाए, क्योंकि मैं उसे अपनी जेब से फर्निश कर रहा हूँ, सरकारी घरों की हालत बड़ी बुरी होती है। वजाहत भी दे दी हुज़ैफा ने, वरना क्लिप निकल जानी थी। पहले आपने क्लिप नहीं, मैंने नहीं निकाली थी, लोग निकाल लिए थे। नहीं मैं अपनी जेब से फर्निश इसलिए कर रहा हूँ कि पब्लिक एक्सचेकर पे तो बोझ है, पहले PWD का महकमा था वो खत्म हो गया, बाकी जरा दाएं बाएं से करने बेहतर है कि आप 10-20-30 लाख में जेब से खर्च कर लें, जरा जब बाकी काम कर सकते हैं, और एक जरा रियासत का एक एसेट बन जाएगा, तो फिर उस घर में अपनी दावत करेंगे और आप दोनों को जो है फिर मैं इंशाल्लाह ताला मदद करूंगा। ये ऑन एयर कमिटमेंट कर रहा हूं, ये ऑन एयर कमिटमेंट करें, आप पूरी ना करें फिर आप देखें, फिर आप कैसी क्लिप्स निकालेंगे, यही क्लिप आप मेरा निकाल के बार-बार चलाइएगा कि पार्टी जी अभी आ रहे हैं, आप फिर तो सही तरह कमिटमेंट से फिर आप देखें, मुझे ब्रेक लेने नहीं, अगर खुदा ना खास्ता ये ना हुआ तो उस पे एक प्रोग्राम भी बनता है यार, मेरे पास मेहमान भी 2 तैयार हैं कि पार्टी जी कहां गए, और ये मैंने नोट किया कि आपने सर को दावत और उसमें मुझे इनको भी दावत है, ये भाई है मेरे, उनके साथ अच्छा करें, दावत ना देंगे वरना वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे, दावत दे देंगे, दावत खाने से ज़ाती ताल्लुक तो होता है। और ज़ाहिर हम एक पाकिस्तान के दोनों शहरी हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारा, बाकी ज़ाती मोहब्बत प्यार तो पार्टीज भी ऐसी अच्छी बातें करती थी। मैंने एक ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके मैं पूछूंगी जदादी साहब से कि वो क्या अच्छा पकाते हैं और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले 2 दावतें तो पक्की की हैं मैंने सर, अब आप बताएं आपको कुकिंग का शौक है और अब आपने कहा कि बेगम भी नहीं है तो घर का सेटअप कैसे? लाजमी शौक होगा आपको बगैर से, क्योंकि जो ज़ाहिर सिंगल आदमी है तो कुछ तो अपना गुजारा करते होंगे आप। ये हुज़ैफा साहब ठीक कह रहे हैं, मैं तो बाय डिफॉल्ट कुक हूं। हां अच्छा बाय डिफॉल्ट मुझे मजबूरी है, क्या करें? तो नहीं सर वैसे कुक भी रख सकते, लोग रख लेते हैं, तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ऐसी चीजें हैं मैं अच्छी पका लेता हूं, सिर्फ वो नहीं कि अंडा नहीं मैं तो इम्प्रेस हो गई हूं, जो है वैरायटी और वो की रेंज से इम्प्रेस हो गई हूं। सब्जियां भी पका लेता हूं और दाल की जो है ना, अच्छा दाल में जायका पैदा करना ये बहुत एक कुक अच्छी दाल हर कोई नहीं बनाता, दाल पकाना जो है ना ये कुक का लिटमस टेस्ट ये होता है। तो मैं इस हवाले से बाय डिफॉल्ट मैं कुक हूँ, तो
नहीं सर, को पता था मैं दावत पक्की करी, उन्होंने कहा मैं बता दूं मैं दाल अच्छी पकाती हूं, कुछ और ना खाने को कहते हैं। मेरी तरफ से मैं जो कुछ सही बना सकता हूँ ना, हाँ। वो बना के बिल्कुल आपको दावत दे दूंगा इंशाल्लाह। चित्राल की कुछ डिश होती होगी ना आपके नाम, सब चित्राली लगा। चित्राल की जो डिशेज हैं जी, वो लोकल डिशेज जो हैं वो शायद आप वो ना कर सके, उसमें बाद चीजें बहुत हैवी होती हैं तो आप वैसे भी खवातीन जो है वो चित्राल का हम चित्राल का वैसे विजिट करना चाहेंगे। हाँ। और आपकी मोयत में ना हम वैसे चित्राल एग्जैक्टली बिल्कुल आप यू आर वेलकम टू आवर डियर चित्राल। और जब वहाँ नहीं, वैसे आपने वहाँ पे फंक्शनल घर रखा होगा ऑब्वियसली, आप जाते आते हैं या कम जाते हैं? नहीं, आना जाना तो मेरा रहता है, लेकिन वहाँ पे ये बाज़ मौके ऐसे होते हैं ना कि फेस्टिवल्स के मौके पे जब आप आएंगे तो उसमें यह कि अभी काकलाश्त फेस्टिवल जो है वो एक नज़दीक दिनों में वो होना है। एक बहुत ज़बरदस्त मीडो है वहाँ पे, एक ज़बरदस्त 3 दिन का फेस्टिवल होता है, वो आप इंजॉय करेंगे एक आध फेस्टिवल को। फिर हमारा कलाश फेस्टिवल है हमारा एरिया, तो इस हवाले से एक लैंड ऑफ फेस्टिविटीज़ है। तो कलाश कल्चर मई में इनका एक फेस्टिवल होता है, उसमें आप लोग आ सकते हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल खिदमत करके हम खुशी महसूस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो अगस्त में भी कलाश फेस्टिवल होता है। फिर हमारा पोलो का जो फेस्टिवल है, वो तो हाँ। पोलो का वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो वहाँ पे इवेंट्स बहुत सारे सिर्फ चले भाई दो दावतें और एक विजिट का इस तरह करें जाना चाहिए वहाँ। अच्छा, मैंने वैसे बाकी सारा नॉर्थ वो सब देखा, चित्राल जाने का इत्तेफाक नहीं है। मैं 2 दफा बाबू सर टॉप से वापस आई हूँ, चित्राल नहीं गई भी, तो अब चित्राल जो है ना वो जाने की मेरा ख्याल है तैयारी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मुझे पहाड़ों में सफर से डर। अच्छा, तंजीला को कुछ लोग होते हैं ना वो उसका रोड ट्रिप्स और उसका वो शौक नहीं होता, हमारे तो आप गाड़ी में बिठा दें और फिर कहीं भी ले जाएं। मैं तो रोड ट्रिप्स का बहुत शौक है। दोनों दफा बाबू सर टॉप से आगे, उन्होंने कहा भी रास्ता ठीक नहीं है तो हम हेली पर ले जाएंगे और हेली में अपने जाती हेली पर, ये नहीं कि आप फिर चला देंगे सरकार का पब्लिक जाती ओन बाय माय सेल्फ। तो वो बनाने के प्लान, मुझे भी थोड़ा सा जरा वो कह रही है मुझे मोशन सिकनेस हो जाती है, तो मैं भी पहाड़ों से अवॉइड करता हूँ, तो इसलिए फिर तो हेली में हम बना लेंगे। पुरानी कोलीग्स हैं चित्राली साहब, पुरानी मेरी बहनें हैं, तो इनके साथ ट्रिप बना लेंगे, हम आपको वेलकम करेंगे उधर। बस आप जो है मेरे कोलीग से जो है पक्की वो कर ले, पता चले कि हम वहाँ पहुँचे और पता चले कि जो है हमारे भाईजान जो है वो अवेलेबल ना हो। नहीं नहीं, मेरी पुरानी बहनें पुरानी कैसे होती है, पुराना बना दिया, ये तो मैंने अब और किया। 15 साल का किस्सा है, देखो 2-4 बरस की बात नहीं, 15 साल पुराना किस्सा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा तंजीला, ईद देती हैं या ईद अभी तक वसूल करती हैं? क्योंकि ये मुझे पता है, वो जैसे आप बता रही हैं, आपने खुद भी बताया, लाडली जितने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए उससे तो लगता है ईद लेती होंगी, वसूली करती होंगी। नहीं, मैं ईद जो लेने वाला मामला वो तो सिर्फ मियाँ और पेरेंट्स तक है, और भाई क्योंकि सारे मेरे से छोटे और भाभियां भी, इसीलिए पूछ रही, तो फिर आपको देनी पड़ती है। बाजी कैरेक्टर ना, तो वो बाजी को तो देनी पड़ती है। कपड़ों की तो जहाँ तक बात है, जैसे आपने कहा 2-4 बरस की बात नहीं है, तंजीला की जो पहली तारीख को तनख्वाह आती है ना, वो दूसरी तारीख को सारे कपड़े खरीद लेती है। तो ये तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुझे पता है। तो एक आधी शौक होना चाहिए ना ऐसा, जिसपे आप अपने सर पे एंजॉय कर सकें। और ये एन मुमकिन है कि 4 तारीख को महीने की तंजीला कह रही हो कि यार थोड़े से पैसे भेजो, क्योंकि मैंने कपड़े खरीद लिए, अच्छे लग रहे थे, तो ये तो हाँ। ईद मेरा ख्याल है आई थिंक गिफ्ट्स देना चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम अभी तक ख्वार होती हो, अब तुम्हारी भाभियाँ ऑनलाइन शॉपिंग सब कुछ है, तो मैं कहती हूँ कि मुझे मज़ा आता है जाके उनके लिए लेना, उनको फिर जाके गिफ्ट देना। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी भाभियों से कहा कि तुम लोगों को जोड़ों के पैसे दे देती, तो उन्होंने कहा बाजी पैसे तो हमने खर्च कर दिए, जोड़े आप ले आती तो हम उन्हें एंजॉय करते हैं। तो फिर उन्होंने मेरी मतलब वो सहूलत खत्म कर दी। लेकिन आई थिंक आई एंजॉय कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, दोस्तों के लिए आप गिफ्ट खरीद रहे हैं, तो मोहब्बत बढ़ती है इन चीज़ों से। महंगा सस्ता, ज़्यादा पैसे कम पैसे डज नॉट मैटर, इट्स अ थॉट। बुनियादी तौर पे आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जब आप कोई खुशी मना रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है। यस, ये बहुत मैटर करता है, और मेरा ख्याल है कि दिलों में थोड़ी सी वुसअत पैदा हो जाती है। हम लोग समझते हैं कि शायद ये मतलब कुछ लोग है ना वो समझते हैं कि पैसे दे देने से बस सारा रिश्ता निभा दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये मुझसे बड़ी ईदी दे के जाएगी। अब ज़ैफ़ा आप बताएं कि आप जो है वो ईदी देते हैं या लेते हैं? देख के सीरियस मुझे शौक में ईदी देता हूँ जी मैं, हम तो ईदी देते हैं। अब ये नहीं सरदार कल्चर आ जाएगा, नहीं अभी कल्चर भी आ जाएगा। ईदी देने का जो ताल्लुक है वो आपकी बेसिकली जिम्मेदारियों से होता है।
वो जाहिर है कि जब आपका एक फैमिली में फादर रोल हो जाए और आप चीज़ों को लीड कर रहे हो, अमीर तो एक होता है ना, उसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मोहम्मद बिन कासिम 14 साल के थे या कुछ 16 साल के थे, बड़ा होता उसको बड़ा बना दिया जाता है। वो फिर जाहिर है घर में जो वालिद साहब ने फैसला किया तो ज़ाहिर पूरी फैमिली है तो फिर ज़ाहिर ईद देना पड़ती है। लेकिन मेरी वालदा हमेशा मुझे ईद देती हैं। वो अल्लाह ताला उनका साया हमारे साथ सलामत रखे। वो हमेशा जो है वो, और वालिद साहब भी उनने मित तोड़ी नहीं है। लेकिन मैं जो है फिर बहन है, बहनोई है, फिर आप आगे है, वो सबको फिर ज़ाहिर मिलने की ज्यादा खुशी होती है, देने में ज्यादा मजा आता है। मुझे देने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह नवाजा है तो अपने जो आप क्लोज वंस होते हैं जिनसे आपका एक मोहब्बत प्यार का ताल्लुक होता है, आप वो चीज़ें उनमें तकसीम करें तो उसके ज़रा खुशी ज़रा ज़्यादा होती है। मुझे लगता है उन्हीं की वजह से अपना नवाजे जाते हैं। वो तो ये तो हमारे मज़हब का भी हिस्सा है। बिल्कुल, आप खर्च करते हैं तो आपके लिए आना शुरू होता है। वैसे मुझे भी ईदी देते हैं। नहीं वो तो ऑफ कोर्स, और देने का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, देने का वो तो मजाक आप अपना बताएं ना कि आप ईदी ज्यादा देती हैं। मैं भी वो तंजीला वाली बात है कि 2 भाई हैं और दोनों छोटे हैं, ठीक है, तो देने वाला ही मामला है। हम दोनों की ये चीज साझी, अभी बाजी, हम बाजीज हैं घर की, तो फिर अब वो तो देना पड़ता है। अब तो बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो वो भी सुबह उठते कहते हैं ईदी दें। हाँ, तो वो तो फिर बेटा है, उसको तो रात को भी चाहिए होती है कि आप सुबह ना दें, भूल जाए तो फिर सुबह कहते हैं वो तो रात की थी अब दोबारा दें, तो वो तो फिर है ना, वो तो ईद के दिन वो अपना वॉलेट लेके। कितने बच्चे हैं? 3 माशाल्लाह। हाँ। तो फिर एक तो भी हुई है, बेटी एक तो छोटी है, वो तो अभी 5-6 महीने की है, वो भी दिमाग देना जो जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो बेटी है मेरी, उसको बड़ा शौक है उसको, तो वो तंजीला को पता है, हम एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियां पहनते हैं। छीनना पड़ती है, लेना पड़ती है क्या? नहीं, वो छीन के भी नहीं देते वो छीन के भी नहीं देते, वो कहते क्या मतलब सब कुछ तुम्हारे पास ही है, बस ठीक है ना, डायलॉग की हद तक तो देने के कार्ड आपके पास होता होगा। हाँ, उनका कार्ड मेरे पास होता है। मैंने उनको कहा है कि जो मेरे पैसे वो भी मेरे, जो मेरे पैसे वो भी मेरे, जो आपके पैसे वो भी मेरे। आप इतना लिमिट एक्सीड करती होंगी कि वो ईद तक बात पहुंचती नहीं है। नहीं, वकील से शादी की ऐसा आसान नहीं होता। हाँ, नहीं, खैर मैं भी सहाफी हूँ, मजाक नहीं है क्या, मुकाबला टक्कर का है, मजाक नहीं है। अच्छा चित्राई साहब आप बताएं, मुझे लगता है कि ये जो ईदी देनी लेने वाला सवाल होता है ना, वो हम इसलिए करते हैं कि बचपन की ईदें शायद इसलिए ज़्यादा इंजॉयबल होती हैं कि आपको पता होता है कि ये इंटाइटल्ड है, आपको ईदी तो मिलनी है। बड़े होकर फिर ये सवाल आ जाता है, आपको कोई दे रहा है, आप किसी को दे रहे हैं, वो लड़ाई पड़ जाती है। इसके पीछे ना, ये जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। हाँ। वो साइकोलॉजी ये है कि एवरीबडी वांट्स टू गो बैक टू हिज और हर चाइल्डहुड। बचपन बहुत खूबसूरत होता है ना, ये एक नॉस्टैल्जिया होता है हर कोई, यानी बचपना बंदा जितनी भी उसकी उम्र हो जाए, वो महीने में एक आध बार या दिन में एक आध बार या साल में वो चाहता है कि यार मैं भी बच्चा बन। अब वो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो इमोशनली ऐसी छोटी चीज़ों से, हाँ, साइकोलॉजिकली ये चीज़। अच्छा, जो हम ईदी दे रहे होते हैं इस स्टेज में आकर, तो इंसान फिर सोच रहा होता है यार किसी ज़माने में हम ईदी लेते हुए कितना इंजॉय करते थे, उसके लिए कितनी खुशी होती थी। फिर तंजीला ने जो बात की कि यार गिफ्ट देना चाहिए उसके, अच्छा इसमें गिफ्ट के हवाले से उन्होंने अच्छी बात की। गिफ्ट की एक प्राइस होती है, एक वैल्यू होती है। अच्छा, वो कहते हैं कि पेसिमिस्ट नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। अब बाज़ औक़ात ऐसी होती है 1000 रुपए की एक चीज़ होती है, प्राइस तो उसकी 1000 है। हाँ। लेकिन वो जो गिफ्ट देने वाला है और गिफ्ट लेने वाला है, शायद उनके लिए उसकी वैल्यू बिल्कुल उसकी बिलियंस में हो, या आप उसको उस हवाले से उसको प्राइसलेस आप कह सकते हैं। तो ये एक ख़ास मौके के हवाले से, और जो एक इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस के होते हुए ख़ास इवेंट में अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे होते हैं या गिफ्ट वसूल कर रहे होते हैं, तो वो इमोशन जो है बड़ी अच्छी बात है कि इंसान इस तरह की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अपना बचपन उसके अंदर तलाश कर रहा होता है। इनको बात एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजे की और कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास यहाँ पे, वो भी पूछूंगी हमारे मेहमानों से। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाजरीन। अब ईद का प्रोग्राम है, ईद से जुड़ी हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तंजीला, हम बहुत सारे लोगों से हम दिन में डील करते हैं, ज़ाहिर है मोस्टली पॉलिटिशियंस के साथ हमारा काम है। कोई ऐसा सियासतदान आपको लगता है जो पाकिस्तानी सियासत में आप समझते हैं कि मिसफिट है? मिसफिट है? चित्राल साहब को हंसी आ गई, आप मुझे लगता है आपको कोई नाम आ गया है, नाम याद आ गया, या तंजीला के फंसने में खुशी हुई है आपको? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कर गई आप। तंजीला, आप देखिए कैसे खूबसूरती से निकलेगी बीच में से, आप देखे खाली उसका टैलेंट। मेरा ख्याल है जो सियासत है ना, वो मेरे और आपके जज करने की चीज नहीं। डिप्लोमेटिक जवाब आना था, मुझे पता था। नाम बताएं, फलसफा ना सुनाएं। नहीं, मेरी जाती राय में मुझे इमरान खान साहब सियासत में बहुत मिसफिट नजर आते हैं। क्यों? वो अब भी इतनी मैसेज उसके बाद नहीं, मैं ये इसी बात मैंने वहीं से शुरू किया कि जो अवाम में उनकी मकबूलियत और कबूलियत है, वो एक हकीकत है। मैं एक सहाफ़ी होने के नाते उसको डिनाई नहीं कर सकती, निगेट नहीं। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती राय में पूछें
तो उनको सियासत का सीन भी नहीं पता। चलें हुज़ैफा, आप बताएं कोई ऐसा पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में जो आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर अदाकार हो सकता था? तो एक्टर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मतलब आप दोनों नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए करिश्मेटिक हैं इसमें, देखिए उससे सियासी इख्तलाफ है, इस चीज से आप इनकार तो नहीं कर सकते ना कि उसका एक फॉलोइंग है। उनका जो कैरिश्मा है, अमिताभ बच्चन उसकी फंड रेजिंग में बैठा है। तो आप दोनों की बातों से तो मुझे समझ आया कि आप दोनों उनको एट बेस्ट सेलिब्रिटी समझते हैं, पॉलिटिशियन नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे का गलत इस्तेमाल हो गया। किसने कर दिया? जब वो सियासत के अंदर आया, खुद के अपने आप को किया, वो बंदा सियासत के अंदर आया तो कौम एक हीरो से महरूम, नहीं देखें, कौम एक हीरो से महरूम हो गई। वो यदि अगर कोई गाइड करने वाला होता, अच्छे एडवाइजर्स होते, तो वो आज भी इस कौम का गैर मुतनाज़ा तरीन शख्स होता। अच्छा जाजिद साहब, आपने ना चूज करना है, अब आपने ये नहीं कहना है दोनों नहीं हो सकते, आपने मुझे बताना है कि वज़ारत उज़्मा के लिए मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो ज्यादा बेहतर उम्मीदवार कौन है? नहीं, मुझसे फिर आप वही सवाल कर रहे हैं ना, वो एक्टर वाला। अच्छा अच्छा चले बताएं। नहीं मैंने दोनों से सवाल, इसमें हमारा एतराज़ है, सवाल डिफरेंट हो गए जो इनके लिए निकला है, इनका मर्जी का सवाल। अच्छा चले आप अपनी मर्जी का सवाल ले लें। नहीं, मर्जी का सवाल नहीं, ये आप देखें, आप ये भी कर लें, अच्छा भी कर लें। तंजीला ने जो बात की, उन्होंने कहा मिसफिट है, मिसफिट इन द सेंस, अच्छा वो अपने तौर पर शायद सही सोच रही है। यहाँ पे देखें उनका एक्चुअली अगर देखा जाए, मैं उसको अगर समर अप करूँ तो उनकी नज़दीक जो है प्रैग्मेटिक नहीं है खान साहब, और पॉलिटिक्स इज़ द नेम ऑफ प्रैग्मेटिज्म। मैं अगर उसको बिल्कुल कंडेंस कर लूँ, बिल्कुल ऐसे ही, तो इस प्रैग्मेटिज्म और सेल्फिशनेस के दरमियान बहुत एक थिन लाइन। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस थिन लाइन को न सिर्फ उबूर कर चुके हैं, बल्कि वो थिन लाइन उबूर करके हम प्रैग्मेटिज्म के स्फीयर से निकलकर सेल्फिशनेस के स्फीयर में दाखिल हो चुके हैं। तो उसमें जो भी बंदा जो खुद को ये समझता है कि मैं इस प्रैग्मेटिज्म शुड बी द बेसिस ऑफ, चलिए सर रिस्पॉन्ड ना करें ना, लाइट नोट पे मैंने तो सवाल पूछा हुआ है। नहीं मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं उसको कोई डिबेट नहीं, लेकिन मैं उसको कंडेंस करके जो कुछ वो कह रही हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि उसमें मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेहतर कैंडिडेट कौन है आउट ऑफ द टू? बेहतर वज़ारत उज़्मा का बेहतर तो वही होगा जिसको अवाम वोट देगा, लेकिन अगर देखा जाए तो बस यही दो बच जाएं। चले मैं यही दो रहे। एक्टिंग के हवाले से भी मरियम ज्यादा बेहतर हैं और प्राइम मिनिस्टर भी शायद वो ज्यादा बेहतर होंगे, बिलावल से ज्यादा बेहतर होंगे। दैट इज अ गुड इंटरेस्टिंग रिस्पांस। अच्छा वक्त में पास थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ ट्यून्स हैं हमने रखी हुई मेरी टीम ने, वो कह रहे हैं गाना गेस करें, डिटेल्स है वो मैं नहीं दे, गाना गेस करना है आप लोगों ने, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने तंजीला के लिए रखा है। हम दोनों ने अपना वजन एक दूसरे की तरफ डाल दिया है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। नहीं क्यों नहीं आएगा समझ? चलें अगर आप 90s के उद्दत नारायण के कुछ चलाएंगे फिर तो हमें समझ आ जाएंगे, अगर आप पाकिस्तान के कोई निकाल देंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल नहीं है। तो वैसे पाकिस्तान के, लेकिन आपको समझ आ जाएंगे। चलें लगाएं जी, कोई ट्यून प्ले करें, मेरी सारी उम्मीदें इससे हैं। भाई बचपन का गाना है आप लोगों के, वैसे बाना चाहिए आपको। मुझको तेरी याद फिर भी क्या, ओहो आतिफ, हाँ आतिफ असलम है। दूर होके भी फिर गाना कैसे याद नहीं है ना गाना, अब तो आदत सी, अब तो आदत सी है मुझको। नहीं मुझे लिरिक्स याद आ गए यार, आप लोगों के तो बचपन का गाना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सुनते होंगे। हमने हमेशा बचपन में उदित नारायण और अलका और कुमार सानू को सुना है। नारायण का गाना कहाँ से लेके आए? चलो जी अगला। टेस्ट है नहीं, टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैंने, अच्छा चलो जी अगला। ट्यून तो मुझे समझ आ गई, गाने मुझे ऐसे याद नहीं आते। ये बहुत आसान, ये तो बहुत आसान तुम्हारे सामने लिखे मैंने। नहीं अच्छा मैं पर्चा नहीं देखती, लेकिन वैसे ही बहुत आसान। ये चित्राली साहब को आना चाहिए वैसे। शाजिया का गाना है, जहांगीर का गाना, अबरारुल हक। हाँ बिलो गिने गा के सुनाओ। हाँ ये क्या होता है? बिलो अबरारुल हक, आतिफ असलम, ऐसे नहीं होता। बिलो दे घर। हाँ ये आप वैसे ज़ैफ़ा गाने का शौक है? बहुत ज्यादा शौक है। तो कुछ गा के सुनाएं, छोड़ें ट्यून को। क्या सुना रहे हैं आप? गाने में कोई गाना सुना देते हैं। सुनाएं। ईद का प्रोग्राम है, गाने के बगैर तो तंजीला को पता मैं जाने नहीं देती। आप मुझे बताएं कौन सा मैं गाना जो आपको अच्छा लगता है, जो आप बेहतर गा सकते हो, जो आप अच्छा गा सकते। आपको शौक है चित्राली साहब गाने गाने का? मैं गुनगुना देता हूं बस। अब आप लेकिन मेरे वो जो गुनगुनाता है वो आप लोगों को समझ नहीं छुट्टी आपको तो मेरे दिन ही नहीं चले। दिल मेरे तू दीवाना है,
पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, मिलने से क्यों डरता है। वेरी नाइस, नॉट बैड रलीसा। और लाइक यू सेड के टेस्ट भी अच्छा है सर। कैसा म्यूजिक सुनते हैं आप? मैं तो पश्तो म्यूजिक। सर पश्तो गाना सुना दो। मैं तो सरदार अली टकर की वो सुनता हूँ। सुनाए सुनाए। तो वो रिदम में नहीं सुना सकता, लेकिन गनी खान का एक कलाम है कि वो यो औरज़ यो सारा के पक्कारो ते वो मरवान यो गुलाब में वाला अड़ुलत प्रक़ीदा खस्ता ख़ानदान ज़ख़पे ख्वाल लाड़ा मावे अहज़मा पशान तो हम गुले बद नसीबा वरक द ज़ल्फ़ो द जानान हगगल ईशान विस्के शुवे खान मक्का व अफ़गान तर्जुमा दा सारा बज़वर ज़बदा सारा वर नकड़म द ईरान पर गुलिस्तान ज़यवाज़ यम यकता वल तज़र ज़मा पशान चर्चा पेरस पेर खौर ज़यवाज़ इमरखान। अच्छा, ये तख़य्युल की एक महराज पे जा रहे हैं अपना गनी खान साहब। अब गनी खान साहब को ये जो इस गज़ल में वो एक सहरा की तरफ जा रहे हैं, सहरा में जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक अकेला फूल खिला हुआ है। तो वो गनी खान उस फूल के पास जाके कहते हैं कि यार वाकई तू भी मेरी तरह इस सहरा में अकेला है। और तो आगे से फूल इसको जवाब देते हैं यार नहीं, मैं खुश हूँ। कहता मैं अगर लाखों करोड़ों फूलों के दरमियान होता तो मैं एक रंगों के समंदर में एक कितरा होता, तो मैं यहाँ अकेला हूँ, आई एम अलोन हियर, और मैं आई एम विजिबल टू एवरीवन एवरीबॉडी। कहता तू भी खफा ना हो, नाराज ना हो, किसी दिन ऐसा आएगा कि लोग गनी खान क्या था, क्या कह गया, वो इस पर भी सोचेंगे। तो वो गनी खान ने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को रियलाइज़ किया था कि मेरी जो शायरी है ये शायद मेरी लाइफ टाइम में या उसके कई अरशे बाद लोगों का समझ आ जाएगी और वो रियलाइज करेंगे कि गनी खान तो वो एग्जैक्ट ये कुछ हो रहा है कि गनी खान के वफात के कई सालों बाद आज हमारी जो जनरेशन है वो उसको नहीं वेरी ब्यूटीफुल। मैंने शो वाइंड अप करना, जल्दी से दो गाने दो सुनाओ। क्या सुनाऊं? इतना शी सिंग्स वेरी वेल, आपको पता है? सुना दे फिर तो हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। अब क्या सुना, मेरे ज़हन में अभी सब कुछ आ नहीं रहा। कोई उद्दत का ही सुना दें, कोई अलका का, कोई लता का, कुछ भी सुना दें, आशा भोसले का कोई। आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोए जार जार, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखा ना, मैं इसलिए इसको नहीं जाने देती, कोई वजह है, ऐसे तो नहीं है। बहुत शुक्रिया तंजीला आपका, प्रोग्राम में इतना प्यारा गाना सुनाया आपने। थैंक यू सो मच हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त दिया। चित्राली साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी ईद हमारे साथ शेयर की। आज के प्रोग्राम से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।